इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने बताया कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस passes through unit area perpendicular to plane of paper is called magnetic flux। हमने मैग्नेट लिया और इस यूनिट एरिया से जो लाइन ऑफ फोर्सेस जितनी जा रही हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहें, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो इसको क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मतलब ग्रुप, समूह, झुरमुट, जैसे ल्यूमिनस फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये हमने ds, ये थीटा, ये b रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा b cos थीटा। तो बताइए फ्लक्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ। n नंबर ऑफ टर्न्स दिया तो n लिख लेंगे, n b ds। ध्यान दिया थीटा जो एंगल है किसके बीच है, b और ds के बीच का एंगल है। ठीक, b मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ds एरिया हो गया, थीटा एंगल हो गया, n नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। वेक्टर नोटेशन हमने बताया था क्या हो जाएगा, b डॉट, यूनिट और डायमेंशन पे आ जाते हैं। अब यूनिट b का, अब पहले b का निकाल लो, F इज इक्वल टू होता है IBL, देन b इज इक्वल टू तो न्यूटन अपान एम्पियर इंटू, अब यहाँ रख दीजिए फाई की, क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा न्यूटन अपान एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर अपान, और ब्रेक करना चाहो तो और कर सकते हो। डायमेंशन पे आ जाते हैं, न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, इंटू एल अपान, ये एम्पियर की जगह हम ए ही लिख देते हैं, ये आपका डायमेंशन हो गया। ठीक, वेक्टर नोटेशन पे आएंगे, फाई इज इक्वल टू एन बी डॉट, वेक्टर नोटेशन स्केलर क्वांटिटी एलजेब्रा फॉलो करेगी तो फाई 1 प्लस माइनस फाई 2 प्लस माइनस, जैसा वैल्यू होगा प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो दूसरी चीज। थीटा जीरो हो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, और कास जीरो की वैल्यू क्या होती है, थीटा जीरो का मीनिंग यहाँ क्या है, थीटा जीरो का मतलब हम ये कहेंगे कि जो फील्ड हैं वो पैरेलल टू ds है और परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये हम कहेंगे पैरेलल टू ds और परपेंडिकुलर टू, मतलब ये हो गया इनका, ये ds है, ये b है। तो उस केस में फाई मैक्सिमम होगा और एन बी इंटू, दूसरा थीटा हो जाए 90 डिग्री। अब 90 का मतलब क्या हुआ, ऐसे लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही हैं तो हम ये कहेंगे परपेंडिकुलर टू ds एंड पैरेलल टू द प्लेन। और उस केस में जो फाई हमारा आएगा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बोलो, ऐसे जा रही हैं, ds हमारा इस तरह है, लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रही, बाउंड नहीं हो रही हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और थीटा जब 180 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में फाई की वैल्यू माइनस एन बी। ओके, इसी पे पूरा चैप्टर आपका काम करेगा। अब आते फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने क्या किया, जब ओरेस्टेड ने ये निकाला कि 1820 में कि कोई जो है करंट कंडक्टर है तो उसके अराउंड क्या डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने सोचा कि भाई जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी होना चाहिए। काफ़ी दिनों तक एक्सपेरिमेंट करते रहे और एक दिन गुस्से में उठा के सब फेंक फांक देते हैं और फेंक देते हैं। बस संजोग ये होता है कि कॉइल होती इनके पास, उसमें मैग्नेट थोड़ा सा गैल्वोमीटर लगाए रहते हैं और मैग्नेट होता, मैग्नेट उसी कॉइल के अंदर चली जाती है, गैल्वोमीटर मूव कर जाता है। तो वो मूव तभी करेगा उसका पॉइंटर जब क्या फ्लो हो रही होगी, करंट फ्लो हो रही होगी। वहीं से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। तो इन्होंने क्या किया, कहा फर्स्ट पॉइंट, ये
कोई कॉइल हमने ले लिया इससे, ये कोई बार मैग्नेट हमने ले लिया नॉर्थ एंड साउथ। तो पहली बात ये बताया कि भाई कोई मैग्नेट लाते हैं तो ये आने नहीं देती है कॉइल। क्यों आने नहीं देती होगी? ये नॉर्थ ला रहे हैं तो यहाँ अपने आप क्या डेवलप हो जा रहा है? नॉर्थ डेवलप हो रहा है, मतलब ऐसे करंट इसमें फ्लो होने लगती है। अब दूसरा इन्होंने ये कहा कि यदि हम इसको वापस ले जाते हैं, ठीक, इस मैग्नेट को हम वापस ले जाते हैं तो जाती भी नहीं है, ये वापस ले जा रहे हैं। अब ये क्या करेगी? साउथ पोल डेवलप कर लेती है, अट्रैक्ट करने लगती है, करंट डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, ऐसे फ्लो होने लगती है। और कह रहे हैं सेम फिनोमेना होता है कि मैग्नेट को हम रोक दें, कॉइल को आगे पीछे करें तो कॉइल आएगी नहीं, आ गई तो जाएगी नहीं। मतलब दोनों में से किसी एक को मूव कराते हैं, चाहे हम मैग्नेट को मूव कराएं चाहे हम कॉइल को मूव कराएं। यदि हम पास ला रहे हैं तो अपोज करेंगे, दूर ले जा रहे हैं तब भी अपोज करते हैं, मतलब हमेशा ये अपोज ही करेंगे एक दूसरे का। इनके दिमाग में आया सारा रोल करंट का है, तो इस करंट को और चेक करने के लिए उन्होंने कहा ये करंट का ही करेक्टर है ऐसा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसके टर्म्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, तो देखते हैं और अपोज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि करंट और ज़्यादा डेवलप हो गई। फिर उन्होंने क्या किया? रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो करंट क्या करेगी? डिक्रीज। तो देख रहे हैं अपोज करना कम हो गया। तो उन्होंने कहा हो ना हो ये सारा रोल किसका है? करंट का है। तो वहाँ से इनका एक कंक्लूजन ये निकल के आया कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल देन ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स induced EMF produced in the coil, and if circuit is closed then induced current also flow in coil, and this phenomena is called magnetic induction. इनका रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों रुके हुए हों, दोनों साथ साथ एक डायरेक्शन मूव कर रहे हों, वहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। टाइम के साथ दोनों में रिलेटिव मोशन होना मस्ट है। दोनों नज़दीक आ रहे हों, दोनों दूर जा रहे हों, कुछ इस तरह कहानी होगी तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने अपना लॉ दिया जिसको फैराडे लॉ के नाम से जाना गया। दो लॉ, फर्स्ट लॉ यही हुआ जो हमने आपको बताया कि इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट देन ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स induce EMF, and if circuit is closed then induced current will flow in circuit in coil। ये कह रहा है फर्स्ट लॉ, ठीक। अब आते हैं सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ से कोई खास तो मतलब नहीं है, सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ यहां से आपकी जरूरत पड़ती है E इज इक्वल टू माइनस d∅/। इन्होंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। जो फ्लक्स में चेंज हम कर रहे हैं उससे क्या पैदा हो रहा है? इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है, ठीक। और इस ई को हमने नाम दिया इंड्यूस ईएमएफ। d∅/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलिए, ई की जो यूनिट होगी वो वोल्ट। अब यहीं से आप ई निकल आया तो आप करंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? I इज इक्वल टू और करंट निकाला है तो चार्ज निकाल सकते हो। I इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू dt कैंसिल, तो Q की वैल्यू बताइए क्या आ गया? नंबर ऑफ टर्न्स दिए होंगे तो एन हर जगह लिख लिया करेंगे, नहीं दिए हैं तो छोड़ देंगे, ठीक। ये चीज इन्होंने बता दिया। अब इसी के बाद आता है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ एक्चुअली ये जो निगेटिव आया इसको फैराडे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या नहीं किए, या छोड़ दिए, नहीं दिमाग में आया, कुछ हुआ होगा।
तो लेंज ने इसको एक्सप्लेन किया और लेंज ने ये कहा कि भाई जो निगेटिव साइन आ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट उसका अपोज करती, जिसके कारण खुद ये पैदा होती है। मीन्स इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट अपोजेज दैट रीजन फॉर व्हिच इट प्रोड्यूस्ड। अब मैग्नेट ला रहे थे, उसी से पैदा हो रही तो उसी का अपोज कर रही थी, आने नहीं दे रही थी, जा रहा है तो जाने नहीं दे रही है। तो कहने का सेंस ये हो गया कि लेंज लॉ ने यही बताया कि निगेटिव आने का रीजन क्या है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां से यह आ जाता है कि ये किस कंजर्वेशन को बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन को, क्योंकि B इज टू W बाई क्यू, W मीन्स एनर्जी। तो लेंज लॉ जो है कंजर्वेशन किसको बताएगा, एनर्जी को बताता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। इसके बाद आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन निकालने के लिए। ये राइट हैंड रूल आपका हुआ, ये फील्ड हो गई, ये आपका कंडक्टर का मोशन हो गया। ये क्या हो जाएगी, राइट हैंड को ऐसे, तीनों को ऐसे करिए, तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हों। थंब डिफाइन करें मोशन ऑफ कंडक्टर, बी ये डिफाइन करें मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाली इंड्यूस करंट। फिर से समझिए, ये क्या हुआ, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, करंट। ठीक, तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ, रोटेशन ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन पर हम आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, रोटेशन ऑफ कॉइल, ये कोई कॉइल है, ये रोटेट कर रही मैग्नेटिक फील्ड में, डायनमो का कॉन्सेप्ट है ये। तो बताइए फाई इज इक्वल टू एन बी डी एस, तो फाई इज इक्वल टू एन बी, चलो हम डी एस जगह ए लिख देते हैं, और कास ओमेगा डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा डी फाई बाई डी टी, ये क्या हुआ, इंड्यूस। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, या हम ऐसे लिखेंगे B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। यही AC का प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। और यहां पर जो B नॉट या E नॉट, ये क्या है, एन बी ए, और लिखना चाहे तो एन बी ए टू पाई, आई नॉट निकालना चाहो तो बी नॉट अपान। अब यहां पर जो आई नॉट ये सब है, इसको कहा जाता है पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू। ये हम लोग एसी में और डिटेल पढ़ेंगे। आई नॉट, बी नॉट, ये सब क्या है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड, इनके नाम है। तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है। अब जब क्वेश्चन दिया जाए, ओमेगा दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, बस समझ लो यही लगना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है आपके पास। बोलिए, कोई चीज रोटेट कर रहा है, ओमेगा है, एफ है, फ्रीक्वेंसी दिया तो एन बी ए ओमेगा। अब आते हैं हम सेकेंड एप्लीकेशन। टर्निंग ऑफ कॉइल एट एंगल थीटा। टर्निंग ऑफ कॉइल का क्या मतलब हुआ, जैसे एक तो अभी क्या थी, ये ऐसे रोटेट कर रही थी पूरा ऐसे फ्रीक्वेंसी से, अब हम ये करें ऐसे है, ये टर्न कर दिया थीटा, 180 टर्न कर दिया, 90 टर्न कर दिया, ये मतलब। तो टर्निंग ऑफ जो कॉइल हम कहेंगे, तो इस केस में हम ये करेंगे, जैसे मान लीजिए फाई 1 एन बी ए कॉस थीटा 1, फाई 2 एन बी ए कॉस थीटा 2। ठीक, तो बताओ डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1 हो गया कॉस थीटा 1, फाई 2 हो गया कॉस थीटा 2, डेल्टा फाई, तो ये आ जाएगा एन बी ए कॉस थीटा 2 माइनस
बोलो क्या चीज। अब आते हैं d5/dt, और ये हो गया इंड्यूस। क्वेश्चन अब टर्म्स क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स, b मैग्नेटिक फील्ड, a एरिया ऑफ कॉइल, t टाइम। क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई कॉइल है फ्रीली ऐसे लटकी हुई है, तो θ1 वैल्यू क्या हो गया 0, उसको 30 डिग्री रोटेट करा दिया जाता है 0.1 सेकेंड में, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, तो θ1 0 हो गया, θ2 30 डिग्री हो गया। या ये कहते हैं फ्रीली है, इसको 180 डिग्री रोटेट करा दिया गया, तो θ1 0, θ2 क्या हो गया 180 हो गया। या 90 रोटेट करा दिया गया, या 30 तो 60 रोटेट, इस तरह की लैंग्वेज इसमें आएगी। तो फाई इज इक्वल टू NBA/T cos θ2 माइनस cos θ। बात समझ में आया सबको। पहला वाला क्या था, वहां फ्रीक्वेंसी और ओमेगा दिया रहेगा, और यहां वाला बस केवल एंगल टर्न कर दे रहे हैं, बस ऐसे कर दे रहे हैं। दोनों क्लियर हो गए। फिर आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द रॉड। कोई रॉड ये है ऐसे मूव कर रहा मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताइए क्या बताया था, BBL, और यही जब कोई एंगल दिया जाए, किसी एंगल पे ये चल रहा होगा, थीटा दिया जाएगा, तो E इज इक्वल टू BBL, लेकिन यही आता है। कोई रॉड ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है, यूं फील्ड आपकी इस तरह से परपेंडिकुलर ऐसे काट रहा है, उस केस में BBL आएगा। B वेलोसिटी ऑफ रॉड, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ द रॉड। अब यही किसी एंगल पे जा रहा होगा तो क्या लगाएंगे साइन थीटा। और इस पर एक चीज़ ये ध्यान दे रहिएगा कि जैसे हॉरिजॉन्टली रॉड जो है ऐसे मूव कर रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट को काटेगा। बोलिए, ये जैसे मान लिया अर्थ का फील्ड ऐसे जा रही है कर्व टाइप का, हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया ऐसे, जैसे ऐसे लाइन हो गई, ऐसे लाइन हो गई, ऐसे लाइन हो गई, तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो किसको ये काटेगा बताओ, वर्टिकल को। और यदि वर्टिकली मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल को काटेगा भी और नहीं भी काटेगा। अब काटेगा नहीं काटेगा कैसे, जरा देखिए, फील्ड आपकी ये है ना साउथ टू नॉर्थ, अब देखो ऐसे ये कहाँ काट रहा है, लेकिन जब वो ईस्ट वेस्ट में होगा तो काटेगा। वर्टिकल को तो वैसे नहीं काटेगा रॉड, देखिए ये हमारी बात समझे। हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो वर्टिकल को काटेगा, लेकिन वर्टिकल मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल को काट भी सकता है, और जब वो ईस्ट वेस्ट में होगा तभी वो काटेगा, नॉर्थ साउथ में। और इसीलिए याद के रहिए, हमने बताया था कि जो प्लेन होते हैं उनका जो लैंडिंग वगैरह होती है हमेशा जो है वो कैसे होती है, ईस्ट वेस्ट में ऐसे जाती हैं, यूँ ऐसे उठती ऊपर चलता है। उनका जो विंग्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, नॉर्थ साउथ में होते हैं। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिल जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। रोटेशन ऑफ मोशन कंडक्टिंग रॉड, क्या फॉर्मूला बताए थे बताइए। ये रॉड है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये एंगल थीटा ले लो, इस लेंथ इसकी L ले लो, मैग्नेटिक फील्ड B में रोटेट कर रहा है, क्या था बताओ, हाफ BL² इंटू निकालना चाहो तो यहां निकाल सकते हो, एरिया निकाल लो, एरिया निकालने के बाद डिफरेंशिएट कर दो, हो जाएगा। तो फार्मूला डायरेक्ट अब निकालने के समय नहीं है, फार्मूला डायरेक्ट याद करिए। इसमें साइकिल व्हील, जैसे ये कोई साइकिल ऐसे है, ये लेंथ इसकी L है, रोटेट कर रही है, इसका भी फार्मूला ये होगा। क्लियर हो गया। कॉपर डिस्क न्यूटन डिस्क कही जाती है, ये डिस्क है, इसे इसकी रेडियस मतलब L ले लेते हैं, यहाँ भी सेम फार्मूला ये भी हो जाएगा।
तीनों फॉर्मूले आपके सेम हो गए। रॉड का हो गया, रोटेट कर रहा है, देखो दो रॉड पढ़े, एक ऐसे मूव कर रहा है और दूसरा इसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। दोनों में ध्यान दे रहा है डिफरेंसेस। ये ज़्यादा नहीं आते हैं तो इनको हम रहने देते हैं। ये कोई रॉड है ये, और ये इधर को मूव कर रहा है, तो इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो हो जाता है कि फोर्स कितना लगेगा, एनर्जी का आ जाता है, पावर का आ जाता है, तमाम क्वेश्चन आते हैं। तो ये बताइए कि इधर को मूव कर रहा है, पहले तो इंड्यूस ईएमएफ बताओ। इंड्यूस ईएमएफ फॉर्मूला क्या लगाओगे? करंट का फॉर्मूला बताओ। मान लो इसका रेजिस्टेंस यहाँ आर दिया है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक, डायरेक्शन करंट जरा इसी में निकाल लो। फील्ड डाउनवर्ड्स है, रॉड इधर को जा रहा है, ये देखिए ये करंट हमारी ये ऐसे मूव करेगी। ये बोलो भाई, करंट निकल आया। अब आपको मान लिया इस पर फोर्स निकालना है, इस रॉड पे फोर्स क्या काम करेगा, तो क्या हो जाएगा? आई बी एल। पावर निकालना है तो पावर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्लियर हुआ? और यहां पर मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर दोनों सेम आती है। ये मैकेनिकल पावर हुई, और इलेक्ट्रिकल पावर बताइए क्या बताया था? आई स्क्वायर या बी स्क्वायर अपान आर, या आई स्क्वायर आर टी लगा दो, इससे निकल आएगा आपको। ठीक, तो ये ज़्यादा तो नहीं आएंगे, ज़्यादा तो उम्मीद यहीं तक आएगी कि ये दोनों, क्योंकि फिर ये सब्जेक्टिव में आने लगते हैं, ज़्यादा ये दो आएगा आपका। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो दो, एक हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ, दूसरा म्यूचुअल। ठीक, सेल्फ इंडक्शन में क्या है? ठीक, इसमें हम वेरिंग करंट फ्लो कर रहे हैं, तो जो वेरिंग करंट फ्लो करेंगे तो फ्लक्स में क्या होगा? चेंज होगा। इससे लाइन ऑफ फोर्सेस कटेंगे, लाइन ऑफ फोर्सेस कटेंगे तो क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ होगा, उससे इंड्यूस करंट डेवलप हो गई। ये जो फिनोमेना होता है इसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। इसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहे हैं और इसी के जस्ट अपोजिट ये करंट, मान लीजिए प्राइमरी करंट जो हम यहाँ फ्लो कर रहे हैं, और इधर से ये आई सेकेंडरी, जिसको हम या इंड्यूस कह सकते हैं, जिसको हम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो ये जो करंट आएगी ये फाई प्रोपोर्शनल टू, इस आई की बात कर रहे हैं हम, इसको सिंपली आई लिख देते हैं। ठीक, जितने ज़्यादा, सॉरी ये नहीं, आई सेकेंडरी लिख दिया, इसको हम कह रहे हैं आई, ये जो फ्लो कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होगी उतने ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्स में चेंज आएगा, और यहीं से फाई इज इक्वल टू या एल इज इक्वल टू हो गया डेल्टा फाई अपान डेल्टा आई, या डी फाई अपान डी आई। ये कहलाता है एल, जो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ, और डेल्टा फाई जो हो गया चेंज इन फ्लक्स हो गया। आई जो है वो मेन करंट जो हम फ्लो कर रहे हैं वो है। तो ये सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना होता है वो वेरिएंग करंट से होगा, डीसी करंट से इसका फिनोमेना पॉसिबल नहीं है। अब इसी में थोड़ा हम और एक स्टेप चलते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर, तो डी फाई की वैल्यू यहां से रख दो, कितना हो जाएगा? एल डी आई लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस एल
डी आई ओवर, और नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं तो एन से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला आपका आया। ई इंड्यूस ईएमएफ हो गया और डी आई ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल वैसे हो गया जैसे B इज इक्वल टू आई आर, B की जगह E हो गया, I की जगह डी आई ओवर डी टी हो जाएगा, R की जगह ये हो गया, L हो गया। ठीक, तो किसी कॉइल में अब ये आपको ध्यान देना है कि कोई ये कंडक्टर है, रेजिस्टेंस R है, करंट I है, तो यहाँ B इज इक्वल टू आई आर होगा। ये कोई कॉइल है, ऐसे करंट I है, ये L है, तो E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर। दूसरी चीज़ हो गई कि कोई कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस होगा, L नहीं होगा, लेकिन कोई कॉइल है उसमें L भी होगा और R भी होगा, क्योंकि ये जो कॉइल बनी किससे है, कोई वायर से ही तो बनी है, और वायर में तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। इसका मतलब कॉइल नॉट पॉसिबल विदाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पॉसिबल विदाउट L। लेकिन एक आइडियल कॉइल का रेजिस्टेंस हम लोग क्या मानते हैं, जीरो। जब तक नहीं दिया रहता तब तक उसको क्या मान के चलेंगे, जीरो। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कोई खास नहीं मिले हैं। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन में जैसे किसी कॉइल का आपका निकालना है, ये है, रेडियस R है, करंट I है, तो ये डायरेक्ट फॉर्म लगाया करो, फाई अपान फाई की वैल्यू हो जाएगा B इंटू ए। और बताओ किसी कॉइल के लिए B क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई टू एन आई अपान इंटू एरिया क्या हो जाएगा, एक टर्न है, N है तो N से क्या कर देंगे। अब यहाँ पर R से R एक कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई टू एन स्क्वायर पाई इंटू, किसी में निकालो, फॉर्मूला नहीं याद करना, डायरेक्ट आप निकाल लिया करो, L इज इक्वल टू फाई अपान आई। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, किसी सोलेनॉइड का निकालना है। अब सोलेनॉइड में आ जाइए, ये करंट I फ्लो हो रही है, तो L इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू B की वैल्यू बताइए, एरिया की वैल्यू बताइए, एंटर, तो एन से हमने क्या कर दिया, I से I क्या हो गया, स्मॉल n को क्या लिख सकते हो, n अपान नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बोलिए, तो L इज इक्वल टू हुआ तो यहां भी L प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, बोलो। मामले आपने देखा, एक हो गया E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, जहाँ पे इस तरह क्वेश्चन दिया जाए कि करंट में चेंज आ रहा है, L दिया है, इस तरह का मामला हो तो उसको यूज करेंगे। दूसरा फार्मूला हो गया L इज इक्वल टू फाई अपान आई, किसी कॉइल का निकालना है, सोलेनॉइड का निकालना है, L निकालना, तो इसको यूज किया करो। दो फार्मूले आपके पास हो गए। ठीक, ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला उसी पे आया है, E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। अब म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग आते हैं। म्यूचुअल में क्या हो गया कि दो दो कॉइल ऐसे हैं, करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं, आई पी फॉर प्राइमरी, और यहाँ प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फ्लक्स में चेंज आएगा और इस फ्लक्स चेंज इसके यहाँ करंट फ्लो होगी। करंट हम इसमें फ्लो कर रहे हैं, इंड्यूस करंट इसमें आ रही, इंड्यूस ईएमएफ इसमें आ रहा है, इसीलिए इसका नाम म्यूचुअल कहा गया है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स फाई इसमें जो चेंज होगा, फाई सेकेंडरी,
अब यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी हम यूज करेंगे, ए प्रोपोर्शनल टू IP, जितनी ज़्यादा करंट इसमें होगी उतने ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्स में चेंज आएगा। और यहाँ से फाई सेकेंडरी इज इक्वल टू M इंटू, तो M की वैल्यू अब आ जाते हैं, E इज इक्वल टू होता है N डी फाई ओवर, यहाँ सेकेंडरी तो ये भी क्या हुआ, फ्लक्स सेकेंडरी में होगा तो इंड्यूस EMF सेकेंडरी में होगा, तो इंड्यूस करंट भी सेकेंडरी में होगी। और फाई S की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, बोलो, ये फाई S की वैल्यू M इंटू IP, तो M इंटू DIP अपॉन DT, ये फॉर्मूला आ गया। ये N नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, M म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, DIP अपॉन, ये जो DIP अपॉन DT है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट, इसकी बात कर रहे हैं। अब दोनों के देखिए, दोनों फार्मूले की शक्ल सूरत एक जैसी है। दूसरा हम लोग पढ़े थे LNDI ओवर DT, बोलो, और यहाँ क्या हुआ MDI ओवर DT, फार्मूला सेम हो गया। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ये प्राइमरी, वहाँ ऐसा कोई हमें ज़रूरत नहीं होती है। दोनों के क्वेश्चन करने के तरीके एक जैसे हैं, सब चीज़ एक जैसा है, बस जहाँ L था वहाँ क्या आ गया, M आ गया। क्लियर हो गया। और एप्लीकेशन में आएंगे तो यहाँ भी फार्मूला वही यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला। दो फार्मूले इसके हो गए, दो ही फार्मूले L के हो जाएंगे। अब एप्लीकेशन हम लोग आते हैं, लेकिन ये कम आता है, ज़्यादा दोनों, जब दोनों की इंपॉर्टेंट बात करें तो पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में आएंगे, चलिए ये है, यहाँ से फर्स्ट एप्लीकेशन है M बिटवीन कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। ये दो कॉइल हैं, ये ठीक, रेडियस इसको R1, ये हमने R1 कह लिया, ये R2 कह लिया, प्राइमरी कह लिया, इसको सेकेंडरी कह लिया, इसको भी हमने प्राइमरी कहा, इसको हमने सेकेंडरी कहा। करंट इसमें प्राइमरी, तो इसमें करंट हो जाएगी सेकेंडरी। फार्मूला फिर से वही, M इज इक्वल टू फाई सेकेंडरी अपॉन I। फाई की जगह लिख सकते हैं B इंटू A। अब यहाँ ध्यान देना, B, यहाँ B प्राइमरी हो जाएगा, और एरिया किसका, फील्ड कौन पैदा करेगी, प्राइमरी, और एरिया किसका होगा, सेकेंडरी का होगा, अपॉन IP। और B प्राइमरी कॉइल का बताइए क्या होता है, म्यू नॉट बाई 2 N प्राइमरी NI अपॉन R, बोलो, और एरिया सेकेंडरी पाई R सेकेंडरी का स्क्वायर इंटू N सेकेंडरी हमने लिखा है। नीचे I प्राइमरी हुआ, ये दोनों क्या हो गया, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई RS स्क्वायर NP इंटू NS अपॉन RP। अब यही NP NS सेम हो जाएंगे, तो NP इज इक्वल टू NS कर दोगे, N कर दोगे, तो यहाँ भी M प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, ठीक। तो रटना नहीं फार्मूला, डायरेक्ट ऐसे फाई अपॉन फाई इज इक्वल टू, ये लगा दिया, वो सॉरी, M इज इक्वल टू फाई अपॉन I। फाई सेकेंडरी, I प्राइमरी, फाई को ब्रेक किया, B इंटू A, B लेकिन प्राइमरी का होगा, एरिया किसका होगा, सेकेंडरी का होगा। दोनों के सेम एप्लीकेशन है, सेम फार्मूला सेम एप्लीकेशन, क्वेश्चन करने का मेथड भी एक जैसा है। इसमें देखिए
सोलेनाइड और कॉइल के बीच है, ये कोई सोलेनाइड ऐसी है और ये हमने कॉइल रख दिया। करंट इसमें हमने आई प्राइमरी कह दिया, एन प्राइमरी कह दिया, इसमें रेडियस हम आर ले लेते हैं सिंपली, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स एन एस लिख दिया। फिर वही लिखेंगे एम इज इक्वल टू 5 सेकेंडरी अपॉन बी ए, और बी किसका, एरिया किसका। अब बताइए सोलेनाइड का बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन म्यू नॉट एन आई, बोलो ठीक, और इनटू आईपी से आईपी क्या हुआ, एन को रिप्लेस कर दो, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपान एल। तो ये प्राइमरी, ये भी हमने नाम दे दिया, इसका प्राइमरी दे दिया ताकि क्लियर रहे एकदम। तो एम इज इक्वल टू म्यू नॉट बस ऐसे निकाल लिया करें। एप्लीकेशन में बहुत सीधा, दोनों का क्वेश्चन करने का मेथड एक जैसा है, लगभग एक जैसे फार्मूले हैं। उसमें आपका आया E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, इसमें आया E इज इक्वल टू एम डी आई ओवर डी टी, वहाँ आया फाई एल इज इक्वल टू फाई अपान आई, यहाँ आया एम इज इक्वल टू फाई अपान आई, यहाँ भी आया। सेम मेथड दोनों का एक जैसा है। अब आते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक। तो यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला अभी आगे पढ़ेंगे। U इज इक्वल टू होता है हाफ एल आई स्क्वायर, इसे निकाला करो। तो यहाँ से L इज इक्वल टू हो जाएगा U अपान आई स्क्वायर, तो ये हो गया जूल अपान, यही होता है हेनरी। तो ये दोनों की यूनिट एल और एन दोनों की यूनिट क्या होती है, और 1 मिली हेनरी, ठीक। डायमेंशन भी निकाल सकते हो यहीं से। डायमेंशन बताओ क्या हो जाएगा, ये नीचे बोलिए। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन एम एंड एल। एल जो है कॉइल का अपना खुद का होता है, और एम दो कॉइल के बीच का रिलेशन होता है। जैसे दो लोग हैं, राम और श्याम, दो लोग अलग अलग हो गए, और लेकिन राम और श्याम के बीच जो फ्रेंडशिप है वो एम होती है। एम एक रिलेशनशिप होता है जो कि दो के बीच होता है, बोलिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल हमारा इंडिविजुअल हो गया, एम दोनों कॉइल के बीच का हो गया। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, देखिए ध्यान से। ये दो कॉइल हैं, ये L1 और L2 है, तो M इज इक्वल टू के अंडर रूट, और यहाँ पर के कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस आर इक्वल टू। फॉर टाइट कपलिंग जो के की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है। इस पर क्वेश्चन बहुत पहले का आपके यहाँ आया था। एनर्जी ऑफ कॉइल, अब इसको देखो, ये कोई कॉइल है ऐसे, करंट इसमें आई, ये एल हो गया, तो यू इज इक्वल टू बिल्कुल वैसे जैसे यू इज इक्वल टू पढ़ते हो हाफ सी बी स्क्वायर या हाफ इस तरह का चीज़ें, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा यू इज इक्वल टू हाफ एल आई
अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टेंसेस। पहला है सीरीज, L1 एंड L2। अब डेराइव करना चाहते हो तो इसको E1 और इसको E2, E इज इक्वल टू, और E की वैल्यू होती -L, तो यहां से L इज इक्वल टू हो जाएगा, किस तरह का फॉर्मूला इसका मिल रहा है, रेजिस्टेंस से कि कैपेसिटर से? कैपेसिटर सीरीज में क्या होता है, तो इसमें सीरीज में क्या हो रहा है, L1 प्लस, तो किससे मैच कर रहा है, रेजिस्टेंस से, R इज इक्वल टू R1 प्लस। सारे कॉम्बिनेशन एक जगह लिख के दिमाग बैठा लिया करो। अब इसी में बहुत नज़दीक हो एक दूसरे की, तब हो जाएगा, तब म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना भी होगा। कॉइल के बीच में दोनों बहुत नज़दीक हैं, तब उस केस में L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M हो जाता है। लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है, इस पर मिलेगा आपको। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए पैरेलल देखिए, पैरेलल फॉर्मूला हो जाएगा 1/L इज इक्वल टू, और इसमें भी काफ़ी नज़दीक हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना भी होता है। और उस केस में जैसे यहाँ पर निकालो L इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा कि L1 L2 और -M² अपान यही नीचे वाला हो जाता है, लेकिन वो आता नहीं। तुम लोग बस दो याद कर लेना, ये याद कर लेना और ये याद कर लेना, बस बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये हो गया L1 प्लस L2, ये हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2। क्लियर हो गया? तो दो फॉर्मूले रटे रहिएगा।